तो बच्चों हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास में ऐसा मॉलिक्यूल है, मैंने यहां CHO लगा दिया और यहां पे CHO लगा दिया। बेटा ये बाइफिनाइल है और बाइफिनाइल में क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा OH माइनस। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, ये बन गया आपके पास में COO माइनस और ये बन गया CH2OH। तो बच्चों यहां पे आपके पास में एक कार्बन पे COO माइनस और दूसरे पे CH2OH आ गया। ये परपेंडिकुलर होता है बाइफिनाइल। आपको बता दें, ये स्टीरियो में पढ़ा होगा आपने। बाइफिनाइल में आपने प्लेनोसिमेट्री, सेंट्रोसिमेट्री की बातें की होगी, ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव की बातें की होगी। अगर मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूल है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है ये, तो यहां पे बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, इसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस बराबर है। ये परपेंडिकुलर होता है बाइफिनाइल। बाइफिनाइल जो है बेटा वो ऐसे होते हैं। अगर यहां CHO है तो इस पे लगा हुआ CHO की डिस्टेंस और इसके नीचे वाले CHO की डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो यहां पे अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा ना बेटा, तो इसका रिडक्शन कराओ या इसका कराओ, बात एक ही है। इन दोनों में से दूसरे मॉलिक्यूल की, दूसरी बेंजीन के CHO का रिडक्शन होगा, क्योंकि 1,3 पे आपस में नहीं होगा। तो एक चांस क्या होगा कि इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। तो यहां पे आप इस तरह की बात बोल सकते हैं बेटा कि आपने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया तो इसका रिडक्शन, इसका करवाइए नीचे वाला करे, बात एक ही है। एक और चांस, इसका भी ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। एक और पॉसिबिलिटी है, आप विचार करना, इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो इसका रिडक्शन हो गया। अब आप इसका रिडक्शन करवा सकते हैं और इसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। केवल दो ही पॉसिबिलिटी है, इसमें दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे केनेजारो रिएक्शन के बाद। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसी तरह इस एग्जांपल की बात करूं, CCl3CHO, अगर बेटा मैं यहां पे OH माइनस लिखता हूं, तो यहां पे आपको पता है रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ये OH आता है, O पे माइनस आता है और वापस O का माइनस आकर के अब यहां H बाहर नहीं निकलेगा, CCl3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि CCl3 यहां अच्छा लिविंग ग्रुप है। याद करो हैलोफॉर्म रिएक्शन जो कि पिछली क्लास में पढ़ा था अपन ने। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में कोई अच्छा लिविंग ग्रुप था ही नहीं, निकलने के लिए केवल हाइड्राइड आयन ही था, लेकिन यहां पे CCl3 ग्रुप है। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, HCOOH प्लस CCl3 माइनस, जो कि आपस में इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस कर लेंगे और क्या बना लेंगे, HCOO माइनस प्लस CHCl3। इसका नाम है बेटा क्लोरोफॉर्म। तो ये क्या केनेजारो रिएक्शन है? ये केनेजारो रिएक्शन नहीं है, नो केनेजारो, ये केनेजारो रिएक्शन नहीं देगा। मतलब ये ऐसा कंपाउंड है जिसके पास अल्फा H नहीं है, फिर भी ये केनेजारो रिएक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि यहां CCl3 गुड लिविंग ग्रुप बनकर बाहर निकल रहा है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या बोलेंगे, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है या क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है। यहां पे जो रिएक्शन हो रही है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन है। ये केनेजारो रिएक्शन नहीं है। बच्चों अगर मैं इस दूसरी एक इसी टाइप की रिएक्शन के बारे में बात करूं, टोलेंस रिएक्शन, टोलेंस रिएजेंट अलग चीज है, टोलेंस रिएक्शन अलग चीज है। इसमें क्या होता है, एल्डोल भी होता है और केनेजारो भी होता है। अगर एल्डोल केनेजारो दोनों होते हो तो उस रिएक्शन को बोलते हैं टोलेंस रिएक्शन। अगर एल्डोल और केनेजारो दोनों होते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं टोलेंस रिएक्शन। समझना, अगर मेरे पास में CH3CHO है और फॉर्मेल्डिहाइड एक्सिस में है, एक्सिस में बोल सकता हूं या फिर 4 इक्विवेलेंट बोल सकता हूं, और अगर मैंने OH माइनस लिख दिया, प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर इसमें और इसमें किसी के एक के पास भी अल्फा H है तो पहले आप एल्डोल करवाएंगे,
यहां अल्फा एच है तो पहले आप एल्डोल करवाएंगे। ये अगर एक्सिस में है तो आप ध्यान दीजिएगा क्रॉस एल्डोल होगा। मैंने यहां एक्सिस में यूज कर सकता हूं या फिर 4 मॉलिक्यूल यूज कर सकता हूं। अगर मैंने यहां पे एल्डोल करवाया, इसका एच निकलेगा, नेगेटिव बनेगा, इस पे अटैक करेगा, इसका एच इस पे टेक, इसका एच इस पे टेक, ऐसा 3 बार एल्डोल होगा। आप याद करो, मैंने एल्डोल में बताया था आपको कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल करता है तो ऑल अल्फा एच रिप्लेस बाय CH2OH, तो इसके 3 अल्फा एच रिप्लेस हो जाएंगे और CH2OH बन जाएंगे, यानी 3 टाइम्स एल्डोल हो गया। और यहां पे तीनों के तीनों यहां पे आपने क्या बना दिया, CH2OH बना दिया। अभी आपने इसको एक्सिस में ले रखा है तो वापस आएगा ये SCHO के साथ और बेस प्रेजेंट है। अब बेटा इन दोनों के पास ना तो इसके पास अल्फा एच है ना इसके पास अल्फा एच है, तो दिमाग से एल्डोल तो बाहर निकल ही गया। अब दिमाग में क्या चल रहा है आपके, केनिजारो। अब केनिजारो में ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है। तो जब 2 कार्बोनिल कंपाउंड हो तो पहले ऑक्सीडेशन किसका होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का। तो फॉर्मेल्डिहाइड पे होगा ऑक्सीडेशन और इसका होगा रिडक्शन। तो ये रिडक्शन होगा तो यहां पे इसका एक H आएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, CH2OH। समझ में आ रहा है आपको, ये भी क्या बन गया, CH2OH। यानी इस कार्बन पे 4 CH2OH आ गए और फॉर्मेल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, HCOO-। यानी बेटा टोलेंस रिएक्शन का मतलब है कि एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाया तो 4 टाइम में 3 टाइम्स एल्डोल हुआ और 1 टाइम केनिजारोल हुआ। तो यहां अपन बोल सकते हैं कि ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 टाइम्स एल्डोल एंड 1 टाइम केनिजारो। यानी इस रिएक्शन में 3 टाइम्स एल्डोल हुआ है और 1 टाइम केनिजारो हुआ है। बच्चों हम रिएक्शन का नाम पढ़ रहे हैं टिशेनको रिएक्शन। टिशेनको रिएक्शन ये क्या रिएक्शन है, ये भी केनिजारो टाइप रिएक्शन है। लेकिन केनिजारो में तो अल्फा एच नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें अल्फा एच हो भी सकता है और नहीं भी। यानी इसमें जो रिएक्टेंट होगा ना वो रिएक्टेंट होंगे एल्डिहाइड, और उस एल्डिहाइड में विथ अल्फा एच और विदाउट अल्फा एच, जरूरी नहीं है उसमें अल्फा एच हो या ना हो। और इसमें जो रिएजेंट होता है बेटा, यहां पे एल्यूमिनियम वाला रिएजेंट होता है AlOET का होल थ्राइस। प्रोडक्ट जो बनेगा यहां पे ईस्टर बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा उसमें ईस्टर बनेगा। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ईस्टर होगा। कैसे, अगर हम इस वाले कंपाउंड में बात करें तो यहां पे मैंने CH3CHO लिया, अगर मैं यहां पे अल्फा एच वाला कंपाउंड लेता हूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ 3 ग्रुप लगाने होते हैं, हीट किया तो आप समझिए केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है। तो आप इसका ऑक्सीडेशन भी करवा दो, तो अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। और इसका रिडक्शन करवा दो, अगर रिडक्शन होगा एल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड का तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। और एसिड और अल्कोहल आपस में वाटर निकाल के एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देते हैं, तो ये वाटर निकल जाएगा। तो क्या बन गया बेटा यहाँ पे CH3CO OCH2CH3। तो टिशेनको रिएक्शन केनिजारो टाइप रिएक्शन इसलिए है क्योंकि आप उस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी करवा रहे हैं और रिडक्शन भी करवा के फिर वाटर निकाल रहे हैं, तो ये टिशेनको रिएक्शन है। इसी तरह एक और रिएक्शन है बेटा बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, इस रिएक्शन में क्या होता है, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में जैसे आपने डाइओन लिया, ये डाइओन है, इस पे आपने पहले स्टेप में OH माइनस लिखा
और दूसरे स्टेप में आपने H+ लिखा, दूसरे स्टेप में आपने H+ मेंशन किया। बच्चों आप दिमाग लगाइए, OH- अगर आता है तो आपके दिमाग में बात आती है या तो एल्डोल या केनिजारो। तो यहाँ पे यार है ना, एल्डोल की बात भी नहीं कर सकते अपन और केनिजारो की बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि एल्डोल के लिए अल्फा चाहिए और केनिजारो के लिए अल्फा तो नहीं चाहिए लेकिन एल्डिहाइड चाहिए। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, पीएच एक ही कार्बन पे सभी ग्रुप आ जाते हैं। आइए समझते हैं इसको मैकेनिज्म से। क्या होता है बेटा, PHCO सबसे पहले आपका दिमाग क्या कहेगा, अभी तक क्या करते आए हैं, OH- इस कार्बन पे जाएगा, O पे माइनस आएगा दोस्त, और ये वापस क्या होगा, PHC_O, यहां पे आ गया O का माइनस। अब आप क्या सोचेंगे बेटा कि सर वापस O- को ला करके OH को निकाल दो तो यही बन जाएगा। तो इस तरह की फालतू की बात नहीं करेंगे यार। अब यहाँ फिनाइल यहां से यहां माइग्रेट करेगा और O पे माइनस आएगा। ये वाला जो स्टेप है बेटा ये RDS है। फिनाइल माइग्रेट करेगा, यहां पे क्या बन गया, पीएच आ गया, O पे माइनस आ गया दोस्त। अब क्या करें, अब आप देखो एक मोलिक्यूल, मैंने आपने क्या बोला सर, एक मोलिक्यूल में O पे माइनस और एसिड बैठा हुआ है, तो आपस में क्या कर लेंगे यार, इंट्रा मोलिक्यूलर एसिड बेस कर लेंगे। क्या बन जाएगा बेटा, PH OH एंड C_O- बन गया। अब आपके पास OH- पहले स्टेप में लिखा हुआ था, दूसरे स्टेप में H+ है, तो वापस आप H+ लाएंगे और यहां पे क्या बन गया, PH OH C_OH। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये वाला ग्रुप भी यहां आ गया, ये बन गया OH और ये बन गया C_OH, यानी डाइओन में एक CO C_OH बन जाएगा और दूसरा CO OH बन जाएगा। अगर दोस्त मैं इस वाले मॉलिक्यूल की बात करता हूं, PHCO-COH, यहां पे आप, ये तो पता है आपको केनिजारो करेगा, लेकिन हम रिएक्शन ऐसे ही करवा रहे हैं, इस टाइप से सोच रहे हैं। तो आप देखिएगा पहले स्टेप में मैंने OH- ले लिया और दूसरे स्टेप में मैंने H+ ले लिया। आप बताओ सबसे पहले क्या करोगे, यहां ये लाओगे, O पे माइनस आएगा, वापस O का माइनस आएगा, ये वापस O का माइनस आएगा यहां से। ओके सर आप इस एल्डिहाइड और कीटोन पे एल्डिहाइड पे क्यों ला रहे हो, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है इसलिए पहले एल्डिहाइड पे आएगा। जैसे ही आया तो हाइड्राइड यहां से यहां शिफ्ट होगा, O पे माइनस आ गया। यहां तक क्लियर हो गया आपको, हम बड़े आराम से लिख सकते हैं इसको, PH यहां पे कौन आ गया, हाइड्रोजन O- एंड C_OH। आप क्या करेंगे सर, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस कर लेंगे, वेरी गुड। यहां पे क्या आ गया, PHCH C_O- अब सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है बेटा आपने, H+ दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो हमें मैकेनिज्म को रटने की जरूरत नहीं है, हम अगर समझ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग कह रहा है कि इसके सिवा हम क्या कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आप मेरी बात समझिए, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, ये डाइओन है, ओके, और मैंने यहां पे पहले स्टेप में OH- लिखा और दूसरे स्टेप में H+ लिखा, तो आप लॉजिक लगाइए क्या होना चाहिए। तो बच्चों यहां बड़ा क्लियर है कि अगर ये OH यहां आया तो O पे माइनस आएगा और वापस O का माइनस यहां आकर के इस बॉन्ड को, एक बॉन्ड को तोड़ेगा और इस पे लाएगा और O पे माइनस। मतलब ये 6 मेंबर रिंग जो है ना बीच वाली, ये बीच वाली जो 6 मेंबर रिंग है ना बेटा, वो कितने मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो रही है, 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो रही है। तो इस केस में आप इस टाइप से सोच सकते हैं, ये बेंजीन आपस में जुड़ी हुई है और ये 5 मेंबर रिंग बन गई। अब आप देखिए ये वाला पार्ट यहां आ गया, तो ये क्या बन गया, यहां पे कौन आया, OH, तो यहां पे कौन क्या आ गया, CHO-, यानी यहां पे O- और ये क्या बन गया, C_OH। ये आपस में इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस कर लेंगे, ओके। तो यहां C_O- आ जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में आपने H+ दे रखा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहां पे फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा, वो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है यहां पे ये क्या बन गया, C_OH और यहां आ गया OH। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट।
तो ये रिएक्शन कहलाती है बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं इसी टाइप से बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है बेटा? PHCHO, इस पे आपने KCN ले लिया। अगर मैं KCN की जगह HCN लेता तो यहां पे साइनोहाइड्रिन बन जाता, एक कार्बन पे OHCN, लेकिन मैंने यहां KCN लिया तो KCN के साथ मैंने हीट किया बेटा, तो यहां जो प्रोडक्ट बना ना अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बना है, इसका नाम होता है बेंजोइन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। आप देखिए प्रोडक्ट में न्यू CC बॉन्ड भी बन रहा है, इसका मतलब ये क्लियर है कि इसके 2 मॉलिक्यूल आ रहे होंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल यहां पे आ रहे होंगे। अगर मैं यहां पे KCN के साथ H+ लेता तो यहां पे CN और OH आके जुड़ जाता, तो यहां साइनोहाइड्रिन बन जाता, लेकिन यहां पे केवल KCN लिया है। आइए समझते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले PHCHO, यहां पे CN माइनस आएगा बेटा, O पे माइनस आएगा, यहां पे क्या हो गया, अब ये बेस नहीं है, OH माइनस नहीं है, ये CN है, तो यहां पे CN लगा दिया, यहां O माइनस, ये वाला H देखो, ये माइनस आई और माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो इस पे लगा हुआ H एसिडिक हो गया, तो ये आपस में H यहां से निकल जाएगा, ये एक्टिव मिथाइलिन टाइप ग्रुप बिहेव कर रहा है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस है, ये H यहां आ गया, क्या बन गया, PHCN आ गया यहाँ पे बेटा, और यहाँ पे आपके पास OH आ गया, ये माइनस, ये C पे माइनस आ गया। C पे माइनस इसलिए लाना भी जरूरी है कि प्रोडक्ट में CC बॉन्ड बन रहा है, ये थोड़ा दिमाग में बात आ जाती है। अब दूसरे स्टेप में वापस इसका दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, PHCHO आ गया बेटा, PHCHO इस पे आया, O पे माइनस आया, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, PHCN OH और इस कार्बन पे CHO माइनस PH। अब बच्चों यहां पे देखो ये वाला H एसिडिक है, तो ये आपस में इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस कर लेंगे, फिर PHCN O माइनस आ गया बेटा यहाँ पे, और ये O माइनस, ये O माइनस यहाँ पे CHOH PH। अब बेटा ये O माइनस आकर के इस CN को बाहर कर देगा, क्योंकि यहाँ लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है ये, तो यहाँ जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट जो बना PHCO CHOH PH। यहाँ साइनाइड ने क्या क्या वर्क किया है समझने की कोशिश कीजिएगा। साइनाइड ने यहाँ पे क्या क्या काम किया है, साइनाइड ने एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क किया है, फिर साइनाइड के माइनस आई की वजह से ये वाला कार्बन पे लगा हुआ H एसिडिक हुआ है, फिर ये माइनस ने अटैक किया और साइनाइड यहाँ लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकला है। साइनाइड ने 3 काम किया है, साइनाइड यहाँ लिविंग ग्रुप भी बना है, साइनाइड यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह भी आया है, और साइनाइड पे माइनस आई की वजह से कार्बन पे लगा हुआ H एसिडिक भी हुआ है। तो इस रिएक्शन को समझिए, सबसे पहले साइनाइड आया, O पे माइनस बना, फिर ये एसिड बेस किया, C पे माइनस आ गया, C के माइनस का दूसरा मोलिक्यूल पे अटैक हुआ, और ये इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस करके O पे माइनस लाए, O पे माइनस, इस वाले O पे माइनस लाने का मकसद ये था कि साइनाइड को बाहर निकाल दें। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है ना बेटा, ये कहलाता है क्या, बेंजोइन, बेंजोइन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह बेटा हम बात कर रहे हैं रीफॉर्मेटेस की रिएक्शन। ये सब छोटी छोटी रिएक्शंस हैं जिन पे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। रीफॉर्मेटेस की रिएक्शन क्या होता है बेटा, अल्फा ब्रोमो ईस्टर इसमें रिएक्टेंट होता है, अल्फा ब्रोमो ईस्टर यूज करते हैं। ये देखिए अल्फा ब्रोमो ईस्टर आपने यूज किया और आपने यहां जिंक यूज किया। जिंक क्या करेगा, जिंक Br के पास आके बैठ जाएगा, तो यहां CH2ZnBr बन जाएगा, और ये आपके पास में COOET। फिर अगले स्टेप किसी भी मेटल के साथ अगर जिंक, किसी भी जिंक के साथ अगर कार्बन जुड़ा हुआ है तो कार्बन पे आएगा माइनस और इस पे आएगा प्लस। अगले स्टेप में आपने फिर लिया PHCHO, इसके पास ये माइनस वाला पार्ट इस पे अटैक करेगा, O पे माइनस आ गया बेटा यहाँ पे,
और तो ये ZnBr यहाँ के बैठ जाएगा, सेम गिरनार्ड रीजन की तरह कार्यक्रम हो रहा है। क्या बन गया बेटा, PHCHO ZnBr, O पे आ गया माइनस, जिंक पे प्लस चार्ज आ गया बेटा, और यहां बन गया CH2COOET। अब आप क्या करेंगे इसमें, अब आप यहां पे बेटा इसी तरह मान लीजिए हम इस तरह की बात कर सकते हैं। मैं यहां पे इसको बता रहा हूं बेटा आपको कि यहां पे जो रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन में आप यहां पे क्या करेंगे, अब वाटर डालें तो वाटर से क्या होगा बेटा, यहां पे वाटर से यहां पे OH आ जाएगा, PHCHOH, जिंक बाहर हो गया, CH2COOET बन गया। अब आप जानते हो कि पुअर लिविंग ग्रुप है, बीटा पे CO ग्रुप है, अगर आप हीट करोगे तो फिर वाटर निकल जाएगा, इवन CB टाइप रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां फाइनल में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा PHCHCOOET बन जाएगा। ये रिफॉर्मेट एस की रिएक्शन है, मतलब अल्फा ब्रोमो ईस्टर इसमें रिएक्ट करता है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रिफॉर्मेट एस की रिएक्शन। इसी टाइप से एक और रिएक्शन होती है बच्चों, एक और नेम रिएक्शन है, हम बात कर रहे हैं उसकी, विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन में क्या होता है, ये सिंथेसिस ऑफ एल्कीन। विटिंग रिएक्शन में क्या होता है बेटा, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, उसकी रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड PPS3 के साथ, इसको लाइड बोलते हैं। दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट है, तो यहां पे PPS3O बाहर निकल जाता है, और जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो बनेगा C डबल बॉन्ड CH2 और साथ में O डबल बॉन्ड PPS3। तो ये आपका अल्कीन बना, ये आपका अल्कीन बना। जैसे मैंने यहां पे रिएक्शन करवाई साइक्लोहेक्सेनोन की, और साइक्लोहेक्सेनोन के साथ मैंने रिएक्शन करवाई CH2 डबल बॉन्ड PPS3 की, ये लाइड है बेटा। तो यहां पे वही बात PPS3O बाहर हो जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम होगा मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम आप जानते ही हैं, IUPAC में मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। अब मेन बात यह है कि ये लाइड क्या है, कैसे बना। बच्चों अगर मेरे पास में कोई RCH2X है, कोई हैलाइड है, इसकी रिएक्शन अगर मैं ट्राइफिनाइल फास्फोरस से करवाता हूं तो ये SN2 रिएक्शन करेगा, X बाहर हो जाएगा। क्या बन गया दोस्त, RCH2 PPS3 प्लस, ये बन गया। अब आपके पास में कोई बेस आया मान लो, तो बेस क्या करेगा, इस H को ले जाएगा, क्योंकि ये PPS3 का माइनस ही लग रहा है, तो ये H एसिडिक है, और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपके पास में क्या बन गया, ये बेस है बेटा, RCH डबल बॉन्ड PPS3, इसको बोलते हैं लाइड। अब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लाओ तो PPS3O बाहर निकाल दीजिए और प्रोडक्ट बन जाएगा। मान लीजिए आपके पास में CH3CHO है, और आप रिएक्शन करवा रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड PPS3 के साथ, तो आप यहां पे क्या बनाएंगे, PPS3O बाहर निकाल दीजिए और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा क्या बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब ये GI भी शो कर सकता है, सीसो ट्रांस बना सकता है, और फास्फोरस लाइट को आप तोड़ भी सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड PPS3 जो होता है ना लाइट, उसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। कार्बन और फास्फोरस में अगर आप तोड़ेंगे तो कार्बन पे क्या लाएंगे आप, प्लस चार्ज, कार्बन पे क्या लाएंगे, माइनस चार्ज लाएंगे, तो CH2 माइनस और PPS3 प्लस। अगर इसका आप जैसे मान लो रिएक्शन करवाना चाहते हैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ये C डबल बॉन्ड O है, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, मान लो C डबल बॉन्ड O है, और अगर आपने यहां CH2 डबल बॉन्ड PPS3 के साथ रिएक्शन करवाई, तो आप इस माइनस वाले पार्ट को, इसको तोड़ देंगे आप माइनस प्लस में, तो इस माइनस वाले पार्ट को इस कार्बन पे अटैक करवाएंगे, और ये वाला पार्ट यहां आएगा, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी आपकी। C ऑक्सीजन पे आ गया ये, और यहां आ गया PPS3, और यहां पे आ गया आपका CH2। तो बच्चों अब देखिए, ये वाला पोर्ट यहां जाता है, ये वाला पोर्ट यहां जाता है,
तो आपके सामने प्रोडक्ट बन गया, ये साइक्लिक TS बनती है, तो आपके सामने क्या प्रोडक्ट बन गया, CH2 आ गया और साथ में क्या बाहर निकल गया, O डबल बॉन्ड PPS3 बाहर निकल गया। मेन बात यह है कि अगर अल्काइल हैलाइड से बनाना है तो आप यहां एक बात याद कर सकते हैं, X हटाओ और डबल बॉन्ड PPS3 लगाओ, X हटाओ और डबल बॉन्ड PPS3 लगाओ। मान लो बेटा मैं एक सिंपल से एग्जांपल की बात करता हूं, मेरे पास में ये कंपाउंड है, मैंने यहां पे CHO लिखा और यहां पे मैंने Br लिख दिया मान लो, और रिएक्शन करवाई PPS3 के साथ। तो अभी मैंने क्या बोला था आपको, PPS3 लिया और बेस लिया, तो अभी मैंने क्या बोला था कि ऐसे केस में PPS3 और बेस लेते हैं, PPS3 और बेस लेते हैं तो X हट जाता है और डबल बॉन्ड PPS3 आ जाता है। तो आप यहाँ XBr है, तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना बेटा वो आप बड़े आराम से बना सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं X हटाओ डबल बॉन्ड PPS3 बना दो, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O है, फिर आप जानते हैं PPS3 बाहर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिखेंगे बेटा वो क्या होगा, प्लस O डबल बॉन्ड PPS3 बन गया। बच्चों, हमने पिछली क्लास में बात की थी कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में, हमने एल्डोल, केनेजारो, क्लेजन, ये सब रिएक्शन हमने पढ़ी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। बच्चों, मेन बात यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, इसकी मेन जो रिएक्शंस है वो हमने कुछ रिएक्शन तो GOC3 में पढ़ा है, SN2TH जो भी डेरिवेटिव है, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, इन सब की रिएक्शन हमने GOC3 में पढ़ा है। और बहुत सारी रिएक्शन जो है हीटिंग इफेक्ट में पड़ी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, बीच बीच में बहुत सारे टॉपिक के बीच में हमने इसकी रिएक्शन का पूरा ज्ञान प्राप्त किया है। कुछ नेम रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। पहला आर्नट आइस्टर्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, RCOOH, ये मान लो मैंने 14 ले लिया, आइसोटोप लगा दिया यहां पे, इसकी रिएक्शन SOCl2, दूसरे स्टेप में डाईएजोमीथेन, और तीसरे स्टेप में आप Ag2O मॉइस्चर, एंड फोर्थ स्टेप में अगर वाटर लोगे तो एक कार्बन आपको ज्यादा वाला प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पे केवल एक कार्बन बढ़ता है पूरे रिएक्शन के स्टेप में। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने रिएजेंट कौन कौन से लिए, SOCl2 की जगह PCl5 भी यूज कर सकते हैं। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, OH हटाओ Cl लगाओ, SOCl2, CH2N2, Ag2O एंड वाटर। तो प्यारे बच्चों, यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो मिलेगा RCH2COOH। 14 यहां आ जाए, सॉरी 14 अपनी जगह ही रहेगा, बस ये कार्बन बढ़ गया, इन दोनों के बीच में ये वाला कार्बन यहां आके बैठ गया, ये ध्यान दीजिएगा। यानी एक कार्बन की संख्या में इंक्रीमेंट हुआ है, यहां RCOOH से RCH2COOH मिला है। रिएजेंट आपके सामने 4 हैं। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, इसमें होता क्या है। सबसे पहले बच्चों RCOOH, आपके सामने अगर SOCl2 लिया है तो आप जानते ही हैं एसिड हैलाइड बन जाएगा। इसकी रिएक्शन अगर आप CH2N2 के साथ करवाते हैं, CH2N2 के बारे में बता दूं मैं आपको कि CH2N2 जो होता है इस टाइप का कंपाउंड है, डाईएजोमीथेन बोलते हैं इसको। और आप इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में 3-4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना करके और उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी JEE एडवांस ने पूछा हुआ है। तो यहां पे अगर मैं इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये लोन पेयर यहां आएगा, इसका माइनस यहां आएगा, तो एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये बन जाएगी CH2N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। तो बच्चों मेन बात ये है, इस N पे प्लस रहेगा, और यहां पे जो मेन बात है वो ये है, एक मिनट बच्चों, CH2N2 का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो यहां पे चार्ज आएगा माइनस, और ये यहां पे लोन पेयर आ गया। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहां होगा क्या, CH2N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ये है माइनस। अब आप जानते हैं ये एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड की रिएक्शन SN2TH होगी, तो ये माइनस यहां आएगा, O पे माइनस आएगा बेटा,
ये वापस आकर के Cl को बाहर कर देगा। तो अगर आप इसका स्टेप लिखेंगे तो आपके सामने क्या मिलेगा, RCO CH2 N2 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, N पे प्लस, ये भी भयंकर माइनस आई लगा रहा है। NR3 प्लस आपको पता है स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाता है। CO ये भी माइनस आई लगाता है। तो दो माइनस आई के बीच में अगर कार्बन है तो इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की तरह बिहेव करवा सकते हैं। अब आपके पास में Ag2 आ रहा है। Ag2 में आप जानते हैं OH माइनस, ये एसिड बेस कर लेगा, ये H ले जाएगा और आपके पास क्या मिल जाएगा बेटा, RCO CH माइनस N2 प्लस। N2 प्लस शानदार लिविंग ग्रुप है, लेकिन इसको निकालना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। आपने यहां 14 लिया है तो यहां वापस 14 मेंशन करना होगा। 14 जरूर याद रखें आप। और ये वाला जो 14 है CO वाला, ये यहां पे है बेटा, और CO वाला 14 यहां पे है। अब देखिए जो अगला स्टेप है उसमें ये माइनस आकर के और इस अल्काइल ग्रुप को यहां से माइग्रेट करवाता है इस कार्बन पे, और ये N2 बाहर हो जाता है। ये वाला स्टेप RDS है। हमारे दिमाग में बात आती है कि सर माइनस को ला करके O पे माइनस ले आओ, तो उससे रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रही है, वापस O का माइनस C पे माइनस ले आएगा, तो वो स्टेप आपस में चलते रहेंगे। लेकिन फिर आपको रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए इस माइनस को यहां ला करके इस अल्काइल ग्रुप को कार्बन पे माइग्रेट करवा के N2 को बाहर कर रहे हैं। ये वाला स्टेप जो है बेटा ये RDS है। और यहां जो अगले स्टेप में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो देखिए RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, 14 यहां आ गया। मतलब इस रिएक्शन का मेन कंसेप्ट यही है कि यहां पे ऐसा क्या हुआ है कि ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे और CH2 आके बेटा होगा। तो इस रिएक्शन का ये वाला पार्ट ही मेन है कि इसमें R ग्रुप इस कार्बन पे माइग्रेट हुआ है और फिर N2 लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकला है। तो बच्चों अब ये आपको थोड़ा सा बता दूं, ये कीटीन का डेरिवेटिव है। कीटीन क्या होता है बेटा, कीटीन होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटीन। तो ये डेरिवेटिव ऑफ कीटीन है। आप इसको क्या बोलेंगे, कीटीन का डेरिवेटिव है। अगर आप अगले स्टेप में आपने पानी लिया तो जब भी कीटीन के डेरिवेटिव की रिएक्शन कराओ ना तो ध्यान देना, इस वाले पार्ट को ब्रेक करना। इधर इस एसिडिक H को, अगर H2O है, अमोनिया है, तो O पे लगे हुए हैं, N पे लगे हुए H एसिडिक होते हैं, तो एसिडिक H को इधर लगा दो, बाकी बचे हुए पार्ट को इधर लगा दो। तो यहां जो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यानी आप क्या लिखेंगे यहां पे, RCH2 C डबल बॉन्ड OH। इसकी मैकेनिज्म होती है आगे, ये कैसे पानी अटैक करता है, किस टाइप से ये बनता है, वो ज्यादा काम का नहीं है। आप डायरेक्ट इसको सीखिए, इस टाइप की रिएक्शन को, कि इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो और H और OH दे दो। अगर मान लो इसी तरह अगर मैं कीटीन के बारे में कुछ बताना चाहूं आपको, जैसे मैंने कीटीन की कुछ रिएक्शन की बात करने चाहें, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, ये कीटीन है बेटा। इसमें अगर मैंने वाटर डाला तो वाटर क्या करेगा, अभी बताया था मैंने आपको, आप हमेशा इस बॉन्ड को ब्रेक करें, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करवाएं। डबल बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा इस वाले बॉन्ड में, तो आप क्या करोगे, इसको आप देंगे H तो CH3 बन गया, इसको देना H, इसको देना OH, तो ये C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। तो कीटीन पे पानी डालिए, एसिड बन जाएगा। कीटीन पे अगर आप अमोनिया डालते हैं तो अमोनिया में N पे लगा हुआ H एसिडिक है, तो आप इसको H दो, तो ये बन गया CH3, बचा हुआ NH2 इस कार्बन को दो, तो ये आपका अमाइड बन गया। ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा, इससे आपको हेल्प मिलेगी इस टाइप की रिएक्शन करने में। तो इसी तरह अगर मान लो आप इसमें HCl यूज कर रहे हैं तो आप इसको H दे दीजिए और ये एसिड हैलाइड मिल गया। अगर आपने यहां एसिड यूज किया CH3COOH, तो आप क्या करेंगे, यहां पे इसको H देंगे और बचा हुआ पार्ट इसको देंगे, यानी बचा हुआ पार्ट क्या है, CO पे ये आ जाएगा OCOCH3, तो CO पे आ गया OCOCH3, ये आपका एनहाइड्राइड है। तो कीटीन से आप एसिड, अमाइड, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड वगैरह बना सकते हैं। तो ध्यान देना बेटा, कहने का मतलब है आर्नस्ट-आइस्टर्ट रिएक्शन में एक कार्बन बड़ा है, अगर आपके पास N कार्बन यहां पे है तो प्रोडक्ट में N+1 कार्बन हो जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट में एक कार्बन बढ़ाना है तो इन रिएजेंट का आप यूज कर सकते हैं। ये रिएक्शन है आर्नस्ट-आइस्टर्ट होमोलाइजेशन। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं हंसडीकर ब्रोमोडाइन रिएक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था आर्नस्ट-आइस्टर्ट रिएक्शन। कुछ छोटी छोटी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसमें क्या होगा बेटा, COOH या सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, जो हट जाता है और Br आ जाता है। इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे मैंने यहां पे RCOOAG
ये है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होगा बच्चों, अगर आप यहां Br2CCl4 यूज करेंगे तो यहां पे RBr मिल जाता है, CO2 ग्रुप बाहर हो गया। अगर यहां N कार्बन है, अगर यहां N कार्बन है तो प्रोडक्ट में एक कार्बन कम हो जाएगा और साथ में क्या मिल गया, CO2 प्लस AgBr। तो अब यहां पे जो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसमें R रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। इसमें COOAg ग्रुप हट जाता है और Br आ जाता है। अगर मैं यहां RCOOH यूज करता हूं और अगर मैंने उसमें Ag2O डाल दिया तो Ag2O का मतलब आप जानते हैं AgOH, तो RCOOAg बना लेगा और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म का यूज करता हूं बेटा, तो सबसे पहले सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें सिल्वर पे O पे माइनस आएगा। ब्रोमीन अगर मैंने यूज किया है तो O माइनस इस ब्रोमीन पे अटैक करेगा, Br बाहर, ये AgBr बन गया, आपके सामने बन गया RCOOBr, साथ में AgBr मिला है। इसके पास में ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके इस तरह से चले जाएंगे। अगले स्टेप में आपको मिल गया RCO रेडिकल प्लस साथ में मिला है Br रेडिकल, CO2 बाहर निकालना है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आके इस वाले कार्बन के इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक यहां आ जाएगा और R पे रेडिकल बन जाएगा। तो आपको यहां मिल गया R रेडिकल, CO2 बाहर हो गया और ये R रेडिकल और Br रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, RBr बना लेंगे। यानी कहने का मतलब है यहां पे जो रिएक्शन हुई है उसमें COOH ग्रुप या COOAg ग्रुप बाहर निकल जाता है और Br आता है। केवल ये रिएक्शन Br की है, इसलिए इसका नाम है हंसडीकर ब्रोमोडाइन रिएक्शन। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट R रेडिकल भी बन रहा है और ईस्टर का रेडिकल भी बन रहा है और Br रेडिकल भी मिल रहा है, तो 3 रेडिकल मिल रहे हैं। कुछ अमाउंट में माइनर प्रोडक्ट यहां पे ये मेजर होगा। माइनर प्रोडक्ट बेटा यहां पे आपके सामने अगर ये रेडिकल भी है तो यहां R भी आपस में मिल सकते हैं, और अगर ये रेडिकल और ये रेडिकल भी आपस में कंबाइन होकर के ईस्टर भी बना सकते हैं। तो यहां पे ईस्टर भी और अल्केन भी माइनर प्रोडक्ट के रूप में बन सकते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो RBr होगा। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होगा बेटा, हंसडीकर ब्रोमोडाइन रिएक्शन, या इसको एक हंसडीकर ब्रोमो डीकार्बोक्सिलेशन भी बोल देते हैं। अगर यहां COOH यूज करते हैं और उसमें Ag2O डाल दो तो ये सिल्वर सोल्ट बन जाएगा। कहने का मतलब है यहां पे COOAg हटाओ और Br लगाओ। इसी तरह एक को रिएक्शन है बेटा, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में HVZ रिएक्शन बोलते हैं। यह भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। इसमें केवल अल्फा H की रिक्वायरमेंट है। HVZ रिएक्शन जब भी होगी COOH के पास वाले कार्बन पे अल्फा H चाहिए। रिक्वायरमेंट फॉर HVZ अल्फा H रिक्वायर्ड। और इसमें क्या होता है बेटा, कोई भी अल्फा H वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जिसकी रिएक्शन अगर आप रेड फॉस्फोरस या PBr3 Br2 भी बोल ली सकते हैं, तो ये वाला ब्रोमीन यहां आ जाता है। अल्फा H हटाओ और ब्रोमीन लगाओ तो यहां CH2Br COOH 1 अल्फा H रिप्लेस बाय ब्रोमीन। ये हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है। अल्फा H हटेगा और ब्रोमीन आ जाएगा या क्लोरीन आ जाएगा, जो भी आप यूज करेंगे। मान लीजिए बेटा मैंने इस रिएक्शन में, ध्यान देना मेरी बात, अगर मैंने यहां पे इस वाले कंपाउंड में CH3 COOH, अगर मैंने यहां PCl3 और Br2 यूज किया है तो यहां पे ब्रोमीन आएगा और क्या बनेगा, CH2Br COOH। अगर मैंने इस रिएक्शन में PBr3 और Cl2 यूज किया है तो क्या आएगा, अलग अलग स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप एक स्टेप में लिख सकते हैं। PBr3 और साथ में Cl2 यूज किया है तो बेटा PBr3 से, फास्फोरस वाला हैलाइड से
तो यहां पे जो आएगा CH2Cl COOH 1 अल्फा H रिप्लेस बाय हेलोजन। इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म देखना चाहे मान लो, तो कहने का मतलब है यहां पे कई बार रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 भी लिख सकते हैं अपन, यानी कहने का मतलब मैंने यहां लिख दिया CH3COOH रेड फॉस्फोरस कैटालिटिक अमाउंट में लेना पड़ता है और साथ में Br2 लिया है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH2Br COO, क्योंकि P प्लस Br2 मिलकर के PBr3 बना लेते हैं, P प्लस Br2 मिलकर के PBr3 बना लेते हैं। हम देखें इसकी मैकेनिज्म देखते हैं अभी बच्चों, इसकी मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं। मेरे पास में CH3COOH है, अल्फा H है, PBr3 मैंने यूज किया, OH हटेगा, Br आ जाएगा, CH3COBr, फिर ये इनोल फॉर्म बनाएगा, इनोल फॉर्म बनेगा इसका CH2OH ब्रोमीन। सर एसिड का इनोल बना करके आप अटैक करवा दो, अगर कहीं पर भी अल्फा H हटके हेक्स आ रहा है इट मींस वो इनोल बना के अटैक कर रहा है। अब पता है बेटा, हैलोजिनेशन इन एसिडिक मीडियम की बात की थी अपन ने, हैलोजिनेशन इन बेसिक मीडियम में तो हेलोफॉर्म बनवाया था, जब हैलोजिनेशन इन एसिडिक मीडियम की बात की थी तो ओनली 1 अल्फा H हट रहा था और Br या X आ रहा था, तो वहां पे भी हमने इनोल बनाया था। तो केवल एक अल्फा H हटता है और X आता है, तो वहां ये ध्यान दीजिएगा कि जरूर इनोल बन रहा होगा। तो अब सर आप एसिड का इनोल क्यों नहीं बनाते हो? एसिड का इनोल इतना इजीली नहीं बनता है, एसिड का इनोल स्टेबल ही नहीं है। तो अगर रिलेटिवली एसिड हैलाइड का इनोल बन जाता है, अब यहां पे बेटा क्या होगा, इसका लोन पे अटैक करेगा, ये वाला पार्ट यहां आएगा, फिर ये माइनस इस पे अटैक कर जाएगा, ये Br बाहर हो गया, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे CH2 माइनस Br, यहां पे C डबल बॉन्ड OH, ये Br बाहर हो गया बेटा, और अब ये Br और ये H प्लस मिलकर के यहां से आप माइनस ऑफ H प्लस करोगे तो ओवरऑल बाहर क्या हो गया, ये Br और ये H मिलकर के HBr बन जाएगा। दोबारा इनोल बनाने में फायदा नहीं है क्योंकि फिर वो माइनस है लगाएगा ब्रोमीन का, लेकिन अगर एक्सिस में लोगे तो अलग बात है। अब यहां पे क्या कर, प्लस HBr लिख दिया, फिर बेटा आप क्या करोगे, आपको ये मिल तो गया, लेकिन आपको यहां पे प्रोडक्ट में क्या चाहिए, ओनली 1 अल्फा H निकलता है। वापस आप इसकी रिएक्शन, ये जो कंपाउंड है CH2Br, ये COBr, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, वापस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, और एसिड हैलाइड आपस में रिप्लेस कर देते हैं। ये Br यहां चला जाता है और ये OH यहां आ जाता है। इसकी भी मैकेनिज्म होती है लेकिन वो कुछ काम की नहीं है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये लास्ट स्टेप पे रिएक्शन होगा तो CH2Br, ये COOH मिल जाएगा और साथ में CH3COBr मिलेगा। यानी कहने का मतलब है ओनली 1 अल्फा H रिप्लेस हो रहा है यहां पे। अगर आप Br X2 एक्सिस में नहीं ले रहे हो, तो अगर एक्सिस में लोगे तो दोबारा रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर आप X2 एक्सिस में नहीं ले रहे हो, PBr3 का जो Br है वो केवल OH हटा के Br लगा रहा है, अगर PCl3 का यहां पे OH हटा के Cl आ जाएगा, लेकिन ये Br और ये Br वापस लास्ट में हटके ये OH आ रहा है, इसलिए इस Br का कोई यूज नहीं है। तभी तो हम करें PBr3 प्लस Br2 लेंगे तभी Br2 का Br आएगा, PBr3 प्लस Cl2 लेंगे तभी Cl2 का Cl आएगा। तो कहने का मतलब है जो भी आप X2 लेते हैं वो अल्फा H हटा देता है और अल्फा H रिप्लेस होके X आ जाता है। तो ये हेल-वोलर जेलेंस्की रिएक्शन है। हमने 3 रिएक्शन की बात की, आर्नट आइस्टर्ट, हस्टिगर एंड ये HVZ रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है बेटा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसका थोड़ा बहुत ज्ञान आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्राप्त किया था, ऑप्टिकल रीसोल्यूशन मेथड में, कि एसिड और अल्कोहल मिलकर के ईस्टर बनाते हैं, इसको हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये SN2TH रिएक्शन है और इसको SNA भी बोल सकते हैं, एडिशन एलिमिनेशन। या एक कार्बोक्सिलिक, अगर मान लो RCOOH और एक अल्कोहल लिया तो ये एसिड और अल्कोहल वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं और ये एसिड की प्रेजेंस में होता है
अगर आप वाटर डालते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन हाइड्रोलिसिस हो जाती है। यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा RCOR डेज, कहने का मतलब है बेटा यहां पे एसिड से OH निकलता है और अल्कोहल से H निकलता है, तो एसिड और अल्कोहल यहां पे ईस्टर बना देते हैं और इसकी स्मेल जो होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन एस्टरिफिकेशन कहलाता है, बैकवर्ड रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कहलाएगा। इस रिएक्शन का अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बात करूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन एस्टरिफिकेशन और बैकवर्ड रिएक्शन जो होगी बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। इस रिएक्शन में जो खास बात है कि एसिड से OH निकलता है। जनरली हमारे दिमाग में बैठती है कि एसिड तो H देगा तो हम H एसिड से निकाल देंगे और अल्कोहल से OH निकाल देंगे। तो ये O18 इसलिए लिया है ताकि क्लियर रहे कि प्रोडक्ट में O18 रहेगा। अगर मैं वाटर निकाल दूंगा तो ध्यान देना कि वाटर में OH एसिड से निकलेगा और H अल्कोहल से निकलेगा। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करें, इसका जो मैकेनिज्म है बेटा उसमें क्या होगा, एसिड आप H+ यूज करेंगे, O का लोन फिर एसिड बेस कर लेगा, ये आपके पास OH+। अब क्या होगा बेटा, इस रिएक्शन में अल्कोहल अटैक करेगा R डेस, ये हम 18 बता रहे हैं, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, O पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। ये वाला स्टेप ही RDS है, ये वाला स्टेप ही RDS है। इस CO पे आप अटैक कर रहे हो तो यहां क्राउडिंग कम होनी चाहिए। अगर आपकी क्राउडिंग ज्यादा हुई तो अटैक करने में दिक्कत आएगी। इस CO पे आप अटैक कर रहे हैं तो यहां पे Δ+ ज्यादा आना चाहिए। मेरी बात सुनना, यहां पे Δ+ ज्यादा आना चाहिए क्योंकि आप अटैक करने वाले ये हैं, तो यहां Δ+ ज्यादा होगा तो फास्ट अटैक करेगा, क्राउडिंग कम होनी चाहिए। तो यहां पे जो अगला स्टेप है उसमें देखिए आप R OH OH OR डेस, ये 18। अब आप समझिए कि एक पे 2 OH आ गए। अब यहां से वाटर निकाल दो आप डायरेक्ट किसी भी एक OH H को निकाल के, तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बना बेटा वो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OR डेस। ये ईस्टर आपका प्रोडक्ट होगा। यानी कहने का मतलब है जो RDS वाला पार्ट ना उसको थोड़ा ध्यान देना कि इस RDS में ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। यानी अगर ये R कायरल हुआ और उसका कॉन्फिगरेशन फिक्स हुआ या ना हुआ, अगर फिक्स हुआ तो प्रोडक्ट में भी वही रहेगा, और अगर कायरल कार्बन है तो हमें दोनों कॉन्फिगरेशन मानने पड़ेंगे। ये RDS वाला पार्ट भी, RDS और O वाला बॉन्ड भी नहीं टूट रहा है, तो अगर R और RDS कायरल है तो प्रोडक्ट में उसके कॉन्फिगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है बेटा इस रिएक्शन में RCOOH ग्रुप पे, CO ग्रुप में, इस वाले पे -M और -I ग्रुप अगर आप लगाते हैं तो Δ+ इंक्रीज होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। पहली बात। दूसरी बात, यानी R क्या होना चाहिए, R होनी चाहिए -M -I ग्रुप। दूसरी बात, CO ग्रुप पे क्राउडिंग क्या होनी चाहिए, RCOOH के CO पे, यानी जो R ग्रुप है ये R ग्रुप क्या होना चाहिए, लेस क्राउडेड होना चाहिए। अगर लेस क्राउडेड होगा तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन बढ़ जाएगा। तीसरी बात, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करने आ रहा है तो R डेस OH भी न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव कर रहा है, तो R डेस की भी क्राउडिंग क्या होनी चाहिए, R डेस भी लेस क्राउडेड होना चाहिए क्योंकि अटैक करने वाला भी लेस क्राउडेड हो। फोर्थ ये है बेटा कि R और R डेस अगर कायरल है, R एंड R डेस बहुत कायरल है तो उनके कॉन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उन कायरल एटम वाला बॉन्ड रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। नो चेंज इन कॉन्फिगरेशन इन प्रोडक्ट। इसका जो RDS वाला स्टेप है ना बेटा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि
इसका जो आरडीएस जो स्टेप है उसको आप ध्यान से देखिएगा। अल्कोहल का O का लोन पे अटैक कर रहा है, इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, इस पे भी क्राउडिंग कम होनी चाहिए, इस पे -M-I ग्रुप लगा दो, इस पे +I+M लगा दो, और दूसरी बात ये अटैक करने वाला तो +M+I हो और इस पे भी क्राउडिंग कम होनी चाहिए। तो अगर मेरे पास में एग्जाम्पल के रूप में मेरे पास CH3 CH2 COOH है, एक ये COOH है और एक ये COOH है। इन तीनों में अगर मैं एस्टरिफिकेशन की बात करूंगी, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, किसमें एस्टरिफिकेशन ज्यादा फास्ट होगा, तो मैंने क्या कहा, COOH पे क्राउडिंग कम होनी चाहिए, तो सबसे बढ़िया ये वाला स्टेप आएगा क्योंकि इस पे क्राउडिंग सबसे कम है। सेम एज अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, अल्कोहल भी अटैक करने वाला है, तो अल्कोहल में भी अगर मेरे पास में एक 1 डिग्री अल्कोहल है, एक 2 डिग्री अल्कोहल है, एक 3 डिग्री अल्कोहल है, तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, तो एस्टरिफिकेशन रेट की बात करूं ना यहां पे, तो बेटा यहां पे भी ये 1 2 3 में 3 डिग्री अल्कोहल मोर क्राउडेड है, तो यहां पे जो ऑर्डर आएगा वो 1 2 3 आएगा। हां, लेकिन अगर मैं बेंजीन वाला OH ले लूं और यहां पे मैंने OCH3 लगा दिया, यहां पे मैंने CH3 लगा दिया, यहां मैंने Cl लगा दिया और यहां मैंने NO2 लगा दिया, तो आपको पता है जरूर नहीं है कि अल्कोहल ही आए, OH फिनोल भी अटैक कर सकता है। तो फिनोल, ये क्राउडिंग सब पे बेंजीन है, जब सब पे बेंजीन है तो उस केस में पेरा पे लगे हुए ग्रुप डिसाइड करेंगे। यहां OCH3+M लगा के आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। आप ये भी सोच सकते हो कि सर +I लगा रहा है, लेकिन बेटा +I यहां पे क्राउडिंग का बहुत ज्यादा फैक्टर होगा क्योंकि +I डोमिनेटिंग नहीं करेगा जब अल्कोहल की डिग्री बदल जाएगी। तो यहां पे सब फिनोल है तो OCH3+M लगा रहा है, ये हाइपर लगा रहा है, ये -I लगा रहा है, ये -M लगा रहा है। तो यहां अगर मैं एस्टरिफिकेशन की बात करूंगा तो ऑर्डर यहां पे एस्टरिफिकेशन के केस में जो ऑर्डर आएगा वो 1 आएगा, 2 फिर 3 फिर 4। ये किसका ऑर्डर है, एस्टरिफिकेशन का रेट का ऑर्डर है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एसिड और अल्कोहल आपस में ईस्टर बना रहे हैं। अगर बच्चों मैंने इस ईस्टर ईस्टर की बात की, मेरे पास एक ये OH है और मेरे पास एक ये OH है। अब देखिए मैंने यहां पे एसिड की रिएक्शन केवल ये 1 इक्विवेलेंट यूज किया है, तो आप बताइए किसके साथ एस्टरिफिकेशन अच्छा होना चाहिए। आप कितने डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री, आप कितने डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री फास्ट करेगा या 2 डिग्री, तो यहां पे रिएक्शन अगर 1 इक्विवेलेंट है तो इसका H और इसका OH निकलेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा वो प्रोडक्ट होगा आपका OH OCO CH3। देखो बच्चों हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, मेरे पास में ये PHCOOH है, इसकी रिएक्शन अगर मैंने CH3 C2H5 OH के साथ रिएक्शन करवाई, H+ लिख दिया बेटा मैंने, और अब आप समझिए कि ये वाला OH तो ये वाला H और ये वाला OH निकलेगा या ये वाला OH या ये H निकलेगा, ये आपको देखना होगा। तो मैंने ये कहा था कि एसिड और अल्कोहल में एसिड से OH निकलता है और यहां से H निकलता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा यहाँ पे PHC डबल बॉन्ड O18 यहां प्रोडक्ट में आएगा। समझने वाली बात यह है बेटा, अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं, मैंने यहां पे CH3CH C2H5 COOH की बात की, ये वाला कार्बन कायरल है, तो मैं इसका R भी मान सकता हूं, S भी मान सकता हूं, दोनों कॉन्फिगरेशन मान सकता हूं। लेकिन मैंने एक अल्कोहल लिया है दोस्त, जिसको मैंने कहा है कि आप कायरल है लेकिन आपका कॉन्फिगरेशन फिक्स है 1 2 3, इसको मैंने S मान लिया, तो एक बार इसका R एसिड की एसिडिक मीडियम रिएक्शन होती है, एक बार इसका R और इसका S रिएक्शन करेगा। रिएक्शन इस रिएक्शन में ये वाला बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, रिएक्शन में केवल ये OH निकलता है और ये H निकलता है, जो कि हमने मैकेनिज्म में देखा था। तो यहां पे आप दोनों पॉसिबिलिटी मानेंगी, एक बार इसका R भी ले सकते हैं इसका S के साथ, तो मैंने मान लीजिए CH3H C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3H C2H5,
तो बच्चों ये तो एस कन्फिगरेशन है, इसका कन्फिगरेशन 1 2 3 ये वाला अपने आर माना, एक बार मैं इसको एस मान लूं और इसके एस के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा, इसका एस बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस फीचर में इन दोनों को चेंज कर दूं, ऑटोमेटिकली एस हो जाएगा। लेकिन ये तो आपके क्वेश्चन में फिक्स है, मैं एस ही रहूंगा, तो इसका एस और इसके एस के साथ इसको मैं एक्सिस में मांगे चल रहा हूं, तो यहां पे जो रिएक्शन होगी ये वाला फिक्स रहेगा CH3 HC2H5। तो अब इन दोनों के अंदर अगर मैं रिलेशन की बात करूं, ये एस है, ये तो एस ही है, इन दोनों में रिलेशन की बात करूं तो ये डाइस्टीरियोमर है और दोनों ही प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, दोनों डाइस्टीरियोमर है। अगर इसको भी फिक्स कर दें अपन PHCH3H, इसको भी फिक्स कर दें, इधर अल्कोहल को भी फिक्स कर दें CH3C2H5H, इसको भी मैंने फिक्स कर दिया 1 2 3 S, इसको भी हमने फिक्स कर दिया 1 2 3, इसको भी S बोला क्योंकि 1 2 3 S ही आया और ये भी S ही आया। तो जब ये दोनों फिक्स हैं तो इसका S इसके S के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट केवल एक ही बनेगा, रिएक्शन केवल बाहर बाहर हो रही है, प्रोडक्ट केवल एक ही बनेगा CH3PHH C डबल बॉन्ड O OCH3 HC2H5। तो ओनली 1 ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा, इसको ना इनेंशियोमर बोलेंगे ना डाइस्ट्रियोमर बोलेंगे कि दूसरा प्रोडक्ट मिला ही नहीं है, 1 ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। अगर मान लो अगर मैंने ऐसा कंपाउंड लिया बेटा, मैंने यहां पे 3 OH ले लिए और मैंने यहां CH3COOH एक्सिस में ले लिया, तो आप क्या करेंगे, ये अल्कोहल और इसका एसिड, ये अल्कोहल इसका एसिड, ये अल्कोहल इसका एसिड, तो आप यहां क्या लिखेंगे बेटा, तो यहां पे आप जानते हैं इससे H निकलता है, इससे OH निकलता है, OH निकल गया तो इस H की जगह कौन आ गया, COCH3 ग्रुप आ गया। आप दिमाग लगाइए, इसके एक OH की वजह से H निकला और COCH3 आया, एक H निकला और COCH3 आया, तो यहां पे आया OCOCH3, यानी एक अल्कोहल का एक H हटा और COCH3 जुड़ा। अगर आप COCH3 का मोलिकुलर वेट देखोगे ना तो इसका मोलिकुलर वेट होगा, COCH3 का मोलिकुलर वेट की बात कर रहा हूं मैं, 12 12 16 24 प्लस 16 40 और 43। इस COCH3 का मोलिकुलर वेट 43 है, लेकिन इसका H भी निकल रहा है, तो H निकलने की वजह से यानी OH इसके एक मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो टोटल 42 मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, क्योंकि टोटल 43 होता है लेकिन एक H भी तो निकल रहा है इधर से, तो टोटल एक OH की वजह से 42 मोलिकुलर वेट बढ़ेगा। यहां पे OCOCH3 और यहां भी OCOCH3, तीनों की जगह यहां पे, या फिर इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, OAC OAC OAC। एक बात जो थोड़ा ध्यान देने वाली है वो ये है बेटा कि अगर मान लो एक ही मॉलिक्यूल में OH भी है और COOH भी है, तो आप एक ही मॉलिक्यूल का H और OH निकाल दीजिएगा और ईस्टर बना दीजिएगा, तो यहां से यहां ईस्टर रिंग बन जाएगी 1 2 3 4 5 मेंबर साइक्लिक ईस्टर बन जाएगा बेटा। यहां पे आपने O निकाला तो O के पास वाले कार्बन पे क्या है, CH3 है, इधर CH2 और यहां पे आपके आ जाएगा CO, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। साइक्लिक ईस्टर को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, यहां पे रिएक्शन में अगर अल्कोहल 3 डिग्री है RCOOH, अल्कोहल अगर 3 डिग्री है OH CH3 ये अल्कोहल अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो इस केस में अल्कोहल से OH निकलेगा और एसिड से H निकलेगा, ये जरूर ध्यान रखना। यहां पे अल्कोहल से OH निकल रहा है तो रिएक्शन इस कार्बन पे हो रही है। अगर ये वाला कार्बन कायरल हुआ और फिक्स भी हुआ तब भी रिएक्शन में ये वाला बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, तो प्रोडक्ट में फिर दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे क्योंकि वो कायरल कार्बन वहां इन्वॉल्व हो रहा है। अभी तक जब अल्कोहल से OH निकाल रहे थे, अल्कोहल से जब OH नहीं निकाल रहे थे तब तक कोई भी कायरल कार्बन